नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस स्टडी लूप चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जो कि बीपीएससी टीआरई 4.0 टीचर के लिए यह सेट है, जो कक्षा 6 से 8 हेतु जो नियुक्ति परीक्षा होने वाले हैं, यानी टीचर जो हैं 6 से 8 के लिए, उनके लिए यह प्रैक्टिस सेट है सामाजिक विज्ञान का। तो इसमें टोटल 13 सेट दिए गए हैं, जो कि इतिहास, भूगोल, राजनीति और अर्थशास्त्र है। तो ये हमारा सेट नंबर 7 है, यानी वीडियो नंबर 7 है। इससे पहले 1 से लेकर 6 तक जो है प्रैक्टिस सेट अलग अलग वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ एक प्लेलिस्ट बना हुआ है बीपीएससी टीआरई 4.0 6 to 8 करके, वहाँ से आप सभी वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं, सभी सेट को प्राप्त कर सकते हैं। तो फटाफट दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका प्रैक्टिस सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर अब 7 स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो ये देखिए सेट नंबर 7 आपका आ गया, मध्य विद्यालय शिक्षक कक्षा 6 से 8 के लिए, जो कि आपका सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड है। तो सेट नंबर 7 का आपका देखिए जो पहला पार्ट है वो इंग लैंग्वेज से स्टार्टेड है, जो कि लैंग्वेज आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों से है। यानी इसमें जो है आपका 1 से लेकर 30 प्रश्न जो होंगे पूरे लैंग्वेज से रिलेटेड होंगे। तो आपका पैसेज जो दिया हुआ है उसको नीचे पढ़ना है, और उसी के हिसाब से आपको ये सभी क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो पैसेज को आप सावधानीपूर्वक ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका पैसेज का आंसर दीजिए। तो पैसेज क्या है, चलिए पढ़ने का कोशिश करते हैं कि द कॉमन सनफ्लावर इज़ वैल्यूएबल फ्रॉम एन economic as well as form of ornamental point of view. The leaves are used as fooded. The flowers yield a yellow dye and the seeds contain oil are used for food. ठीक, the sweet yellow oil obtained by compression of the seeds is considered equal to olive or almond oil for table use. Sunflower oil cake is used for stock and poultry feeding. The oil is also used in soap and paints and the lubricants. The seeds may be eaten dried, roasted or ground into nut butter are common in bird seeds mix. तो ये आपका जो है यहाँ से यहाँ तक आपका पैसेज है, उसको आप पढ़ लीजिए आराम से ध्यानपूर्वक। हम लोग इसको फटाफट कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा। तो पहला आपका पैसेज का क्वेश्चन क्या है कि आइडेंटिफाई द मेन थीम ऑफ द पैसेज। इसका जो मेन थीम है इस पैसेज का, उसको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। तो द मेन थीम ऑफ पैसेज क्या है कि द सनफ्लावर्स लीव फ्लावर एंड सीड्स हैव वेरिड इकोनॉमिक एंड ऑर्नामेंटल यूज। ये इसका मेन थीम है। सो ऑप्शन नंबर ए, एक का एक करेक्ट आंसर होगा। दूसरा नंबर के विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स इज मेंशन्ड इन द गिवन पैसेज। कौन सा जो है फैक्ट्स जो है मेंशन किया हुआ है पैसेज में, वो आपको बताना है। तो जो फैक्ट्स है कि द सनफ्लावर्स लीव्स फ्लावर एंड सीड्स हैव मेनी यूजेज। ये फैक्ट्स है, सनफ्लावर का जो लीव, पत्ता, लीव्स होता है, फूल होता है, उसके बीज होता है, उसका कई प्रकार का यूज होता है। ये इसका मेन फैक्ट्स है। सो ऑप्शन नंबर सी दूसरा का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर के सिलेक्ट द मोस्ट अप्रिशिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल का आपका एंटोनिम यानी कि उल्टा शब्द इसका चुनना है। तो ऑर्नामेंटल मतलब होता है दोस्तों सजावटी। तो सजावटी का इसका उल्टा शब्द क्या होगा, फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए। तो सजावटी का होगा दोस्तों इसका अलंकृत यानी कि असजावट, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा अनएम्बलाइज्ड, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आइडेंटिफाई द टोन ऑफ द पैसेज। इस पैसेज का टोन क्या है, इसको आइडेंटिफाई करना है। तो टोन ऑफ द पैसेज इज डिस्क्रिप्टिव, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चौथा नंबर प्रश्न का। पांचवा नंबर का आपका है कि सेलेक्ट द सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। ये जो पैसेज है सनफ्लावर्स के बारे में दिया हुआ, उसका सुटेबल टाइटल क्या होगा। इसका सुटेबल टाइटल है कि द यूजेज ऑफ सनफ्लावर, इसका मोस्ट सुटेबल टाइटल है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका पांचवा का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है छठा नंबर का प्रश्न, देखते हैं क्या है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रिशिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। इस जो आपका जो ब्लैंक्स जगह दिया हुआ है, खाली जगह दिया हुआ, उसमें की जगह कौन सा वर्ड जो है सही तरीके से भराएगा। ये आपका पहला ब्लैंक है, मे होगा या क्या होगा, आपको ये बताना है। यू प्लीज हेल्प मी विथ माई कंप्यूटर। तो कुड, यहाँ जो कुड यू, COULD, कुड यू प्लीज हेल्प मी विथ माई कंप्यूटर, इसका जो करेक्ट आंसर ये होगा। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, कुड। सातवां है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। आर दिस लाइब्रेरी बुक्स देयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा देयर, ग्रामेटिकली एरर है। सो ऑप्शन नंबर 7 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा देयर। आठवां नंबर का प्रश्न क्या है कि आपका जो विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन, बी हारमोनियस और कंसिस्टेंस विथ, बी हारमोनियस और कंसिस्टेंस विथ, इसका क्या हो जाएगा, ये होगा एकॉर्ड। एकॉर्ड इसका जो है सेम ऑफ द ग्रुप मीनिंग वर्ड है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकॉर्ड मतलब होता है सहमत या समझौता, एकॉर्ड का हिंदी ये होता है। 9वां नंबर देखिए, आपका हिंदी व्याकरण से संबंधित, हिंदी ग्रामर से, हिंदी लैंग्वेज से संबंधित आपका प्रश्न है कि भूतकाल कितने भेद हैं। भूतकाल के कितने भेद हैं? तो भूतकाल के दोस्तों 6 भेद हैं। 6 भेद कौन कौन है ये आप जान लीजिए। पहला आपका सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा जो आपका हो गया संदिग्ध भूतकाल, पांचवा अपूर्ण भूतकाल और छठा जो है आपका हेतु मध्य भूतकाल। ये 6 भूतकाल के भेद हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 10वां है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो श्रम की साधना से ही राष्ट्र महान होती है, इसमें कौन सा त्रुटि नहीं है? तो जो राष्ट्र है पुल्लिंग है इसलिए सही होगा, तो राष्ट्र जो है महान होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये होती नहीं, इसमें जो है होता है होगा, ये महान होती की जगह होता है होगा, राष्ट्र महान होता है। जो राष्ट्र है वो क्या है? पुल्लिंग है। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। पर्यायवाची शब्द, प्रयत्न का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो प्रयत्न का पर्यायवाची शब्द होगा प्रयास करना, यानी ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर है। 12 नंबर है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ कौन सा व्यक्त करता है? इसका मतलब होता है दोस्तों घबरा जाना, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य का वो भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कौन सा त्रुटि है? कौन सा भाग में? कहने की आवश्यकता नहीं है कि पुरुष किंतु नारी एक दूसरे के पूरक हैं। तो कौन सा भाग है इसमें है? तो किंतु का जो प्रयोग होगा दोस्तों इसमें जो है किंतु, जो पुरुष किंतु नारी जो है आपका ये तीनों जो है आपका त्रुटि है इस भाग में। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 13 नंबर का इस वाक्य में। 14 नंबर का है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। कृपया किस प्रकार से लिखा जाता है? तो कृपया जो लिखा जाएगा दोस्तों वो सही वर्तनी कौन सा है? तो कृपया का सही वर्तनी इस प्रकार है। सो कृपया यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 15 नंबर के दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो मेरा मित्र जो है जरूरी काम में व्यस्त है। तो जरूरी की जगह प्रतिस्थापित क्या होगा? जरूरी की जगह आवश्यक काम में व्यस्त है, तो जरूरी की जगह यहाँ आपका आवश्यक आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आवश्यक। निम्न में से कौन सा प्रक्रमित वर्ण है? प्रक्रमित वर्ण क्या है? तो प्रक्रमित वर्ण जो है रौ वर्ग है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 16 नंबर का। 17 नंबर है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने। तो शरण में आया हुआ, तो शरण में आया हुआ को कहा जाता है शरणागत, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है अनेक शब्दों के एक शब्द। 18 है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। कौन सा जो है हंसवाहिनी किस प्रकार से लिखा जाता है? तो हंसवाहिनी जो है सही वर्तनी है, इस प्रकार का जो वर्तनी है वो सही दिया हुआ है। सही वर्तनी ये है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हंसवाहिनी इस प्रकार से लिखा जाता है। नीचे एक रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। वह दिल्ली से ब्लैंक आपका आया है। तो दिल्ली से क्या है? वो दिल्ली से आज आया है। यहाँ पे आज इसका राइट आंसर हो जाएगा आज, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 20वां दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करने। तो समता, समता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो समता का पर्यायवाची शब्द होगा दोस्तों बराबरी, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बराबरी। इसका पर्यायवाची शब्द समता का बराबरी है। दिए गए शब्द का आपका विलोम शब्द चुनना है, यानी एंटोनिम उल्टा शब्द सजीव। सजीव का क्या होता है? सजीव का निर्जीव होता है। सो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 22वां एक रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तो वह खाना क्या होगा? इसकी जगह खाना खा चुका है, या जो है रिक्त स्थान में वह खाना खा चुका है। 22 में आपका ऑप्शन नंबर बी इसका रिक्त स्थान में करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 23 नंबर के दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। तो पर्यायवाची शब्द न्यून, न्यून का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों? न्यून का जो पर्यायवाची शब्द होगा आपका वो होगा अल्प होगा, कम होगा, यानी न्यून का आपका अल्प कम इसमें ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 के बाद 24 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। लक्ष्मण राम को अपना भ्राता मानता है। तो भ्राता की जगह कौन सा इसमें जो उपयुक्त विकल्प होगा? भ्राता को जो है इसमें जो है भाई या बंधु से इसको हम लोग इसको प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो भ्राता की जगह भाई होगा। सो ऑप्शन नंबर इसका ए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 25 है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। महात्मा किस प्रकार से लिखा जाता है? तो महात्मा जो है इसमें किस प्रकार से लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा महात्मा इस प्रकार से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा। 26 है कि चोर उठ भागा, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? चोर उठ भागा यह जो है आपका पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है 26 नंबर प्रश्न का। चलिए 27 नंबर अब देखते हैं। 27 से 29 जो है आपको अनुच्छेद को पढ़कर सही सवाल के जवाब देना है।
तो अनुच्छेद का क्या है, चलिए पढ़िए। अंत में मैंने कहा भाइयों, हम अपनी प्राथमिक पाठशाला में इसे भी अधिक काम कर सकते हैं, इतना काम कर सकते हैं कि वर्तमान प्राथमिक शिक्षा का रूप ही बदल जाए, काया पलट ही हो जाए। लेकिन बात यह है कि इसके लिए काम करने वाले की ज़रूरत है। दुनिया में जो सूरत आज है वो पहले नहीं थी। सूरत बदलने का यह काम मनुष्यों ने ही तो किया है। आवश्यकता है लगन की, प्रखर आत्मविश्वास की, अखंड एक निष्ठा की। यह जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग ही अच्छे प्रयोग कर सके। यह तो थोथी बात है। जब आदमी कुछ करना नहीं चाहता तब ऐसे ही बहाने बनाता है। सच्ची चीज़ तो दिल की लगन है, वह लगन जो किसी चीज़ के लिए तड़पने वाली हमारी आत्मा से हमें प्राप्त होती है। यह चंपक लाल जी, परिणाम की चिंता तो प्रयोग करने वाले को जितनी होती है उतनी दूसरों को कभी हो ही नहीं सकती। आप वेतन वृद्धि की इच्छा से अच्छे परिणाम की चेष्टा करते हैं और मैं प्रयोग के लिए प्रयोग करता हूँ, जिससे मेरा उद्देश्य सिद्ध हो और कार्यक्षेत्र व्यापक बने। मुझे चिंता रहती है कहीं मेरी निष्फलता मेरे बाद के प्रयोग करने वाले के लिए बाधक न बन जाए। तो उपयुक्त गद्यांश है। इस गद्यांश के हिसाब से आपको 27 से लेकर 30 तक के आंसर को देना है। तो 27 नंबर का आपका क्या है कि उपयुक्त गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है। लेखक कहना चाहता है दोस्तों उपयुक्त गद्यांश के अनुसार कि लेखक जो है कि लोग काम करें, यानी लोग काम करें। सो ऑप्शन नंबर बी 27 का करेक्ट आंसर है। 28 है कि उपरोक्त गद्यांश के अनुसार किसी भी स्थिति को बदलने के लिए कैसे लोगों की ज़रूरत होती है। जिसके दिन में लगन होती है वैसे लोगों की ज़रूरत होती है किसी स्थिति को बदलने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी 28 का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर है कि अंग्रेजी पढ़े लिखे ही अच्छे प्रयोग कर सकते हैं। इस वाक्य में क्या ध्वनित होता है। इसमें ध्वनित होता है भाषक पूर्वाग्रहों से ग्रसित लोग, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका 29 का करेक्ट आंसर है। गद्यांश के अनुसार से यही जो है ध्वनित होता है। लास्ट में 30वां नंबर प्रश्न है आपका लैंग्वेज से संबंधित। 30वां नंबर है कि बिना पानी में कौन सा समास है। फटाफट दोस्तों कमेंट में आंसर दीजिए, बिना पानी में कौन सा समास है। तो बिना पानी में दोस्तों बहुब्रीहि समास है। सो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। चलिए 31 नंबर जो होगा आपका जनरल स्टडी से अब संबंधित आपका सभी प्रश्न स्टार्ट होंगे, जो कि 31 से लेकर आपके पूरे 70 नंबर प्रश्न तक होंगे, जो कि जनरल स्टडी से होंगे। 31वां नंबर का प्रश्न है, एम द्रव्यमान का एक पिंड धरातल से h = r/5 ऊंचाई तब उठता है जहां r पृथ्वी की त्रिज्या है। यदि g धरातल पर गुरुत्वीय त्वरण है तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो स्थितिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी, फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए। वो वृद्धि होगी आपका 5/6 mgHa वृद्धि होगी। सो ऑप्शन नंबर इसका भी राइट आंसर हो जाएगा 31 नंबर प्रश्न का। 32 नंबर है कि दिया सलाई की सलाई पर एक सिरे पर कुछ ठोस मिश्रण होता है, तो निम्न में से यह कौन सा होता है जो एक सिरे पर ठोस मिश्रण होता है। तो वो होता है आपका एंटीमनी सल्फाइड प्लस पोटेशियम क्लोरेट प्लस पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये तीनों का जो है आपका एक सिरे पर जो ठोस मिश्रण होता है ये तीनों होता है। सो ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा 32 का। 33 नंबर है कि मानव में उत्सर्जन तंत्र के सही अनुक्रमित क्रम कौन सा है। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा, इसमें होगा आपका वृक्क होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, उसके बाद आपका होगा मूत्रवाहिनी होगा, उसके बाद आपका होगा मूत्राशय होगा और लास्ट आपका हो जाएगा मूत्र मार्ग हो जाएगा। ये जो है मानव उत्सर्जन तंत्र का सही अनुक्रमित क्रम है, मूत्र मार्ग लास्ट आपका। सो ऑप्शन नंबर इसमें देखिए ए इसका दिया हुआ है, जो कि आपका ये तीनों जो है ये चारों जो है आपका सही अनुक्रमित क्रम में दिया हुआ है मानव में उत्सर्जन तंत्र। ऑप्शन ए वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग सही आंसर है। 34 नंबर है कि तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है। तो तारों का जो टिमटिमाने का जो सबसे प्रमुख कारण होता है कि हवा में विभिन्न परतों के घनत्व में परिवर्तन की वजह से अपवर्तनांक जो है में निरंतर परिवर्तित होने के कारण जो है तारा टिमटिमाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तारा का टिमटिमाने का यही कारण है। सरीसृपों में संतति का लिंग किस तापमान में निर्धारित होता है। तो निर्धारित होता है दोस्तों वह तापमान जिस पर जो निषेचित अंडा रखा होता है। सो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 36 है कि धातुओं के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। स्टेटमेंट जो फॉल्स है धातुओं के संबंध में कि समानता धातुएं जो अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, यह कथन जो है फॉल्स है। सो ऑप्शन नंबर जो है इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर है कि मान लीजिए कि एक दंत चिकित्सा एक गोलीय दर्पण का उपयोग करता है जिसके द्वारा 5 गुना आवर्धित सीधा प्रतिबिंब बन सकता है। वक्रता त्रिज्या को वस्तु की दूरी डी.ओ. के पद में क्या होगा। तो क्या होगा, वो होगा आपका -5/2 डी.ओ. सो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। जिनका भी यह आंसर आ जाएगा उनका यह करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। 37 नंबर को सॉल्व कीजिएगा। 38 नंबर है कि समान समूह में इनमें से किस तत्व युग्म के
तत्व समान रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं? किस तत्व युग के तत्व समान रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं? तो वो करते हैं दोस्तों N और P के। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 38 का। 39 से हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो शीर्ष पर इसमें दोस्तों रहा है रूस साइबर अपराध सूचकांक में। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत का जो रैंक रहा है अपना, इंडिया का रैंक रहा है वो 10वां रैंक रहा है। कौन सा 10वां रैंक पर है अपना? इंडिया रहा है। और फर्स्ट पे जो है रूस रहा है। नेक्स्ट है 40वां नंबर के भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व डिप्टी गवर्नर को विश्व बैंक की आर्थिक सलाहकार पैनल नियुक्त किया गया है? वो कौन पूर्व डिप्टी गवर्नर है? उनका नाम है राकेश मोहन। इनको जो है आर्थिक सलाहकार पैनल नियुक्त किया गया है। सो राकेश मोहन ऑप्शन नंबर 20 का 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 41 नंबर का प्रश्न कि बीमा क्षेत्र पर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम के प्रभाव की जांच के लिए किस संस्था के द्वारा टास्क फोर्स का गठन किया गया है? उस संस्था का नाम है IRDAI, यानी ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण जो है इसका शॉर्ट फॉर्म का नाम है IRDAI। हाल ही में दिसंबर 2023 में ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल नागरिकता के लिए बारे में छात्रों और शिक्षकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए किस राज्य ने मेटा कंपनी के साथ समझौता किया है? तो मेटा के साथ समझौता किया है कर्नाटक राज्य ने। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो इसका आंसर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट है कि बिहार दिवस के अवसर पर किस भारतीय अमेरिकी प्रवासी को सम्मानित किया गया? उनको जो सम्मानित किया गया है इनमें से एक से अधिक हैं। इनका नाम है डॉक्टर क्रिस सिंह और हैं डॉक्टर आपके दिनेश रंजन और आपके अमित चौधरी। ये जो हैं ये सभी जो हैं इनको जो है बिहार दिवस के अवसर पर भारतीय अमेरिकी प्रवासी को सम्मानित किया गया, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 44 नंबर का प्रश्न कि राष्ट्रीय समुद्रिक दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय समुद्रिक दिवस जो है 5 अप्रैल को मनाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो आपका 7 अप्रैल है इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। याद रखिए 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। और 21 सितंबर को जो मनाया जाता है वो विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। ये विश्व शांति आपका हो गया और विश्व आपका ये स्वास्थ्य हो गया। ये इससे संबंधित आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है आप जान लीजिए। और 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 45 नंबर है कि अप्रैल 2024 तक में भौगोलिक संकेत GI टैग के अंतर्गत किस राज्य में उत्पादों की संख्या सर्वाधिक है? उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है उत्पादों की संख्या सर्वाधिक है GI टैग के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 उत्पाद जो हैं उत्तर प्रदेश के, इनको जो है GI टैग में दिया गया है। और भारत में जो है 600 से अधिक उत्पादों का जो है GI टैग में पंजीकृत किया गया है। सो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 46 से हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल जलीय केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है तमिलनाडु में। सो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है। 47 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था? तो जुड़े हुए थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का। 48 नंबर का है कि नीचे दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? वो आपका बताना है। तैमूर, महमूद गजनवी, चंगेज खां और मोहम्मद गौरी। तो सबसे पहले कौन सा शासक आया था वो आप बताइए, कमेंट में दीजिए आंसर दोस्तों। कौन सा आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो पहले आपका महमूद गजनवी आया था। तो महमूद गजनवी यानी ऑप्शन नंबर पहला बी हो जाएगा। ये आपका पहला पर हो जाएगा। दूसरा पर आपका कौन हो जाएगा? दूसरा पर आपका हो जाएगा वो आपका ये मोहम्मद गौरी हो जाएगा। और तीसरा पर आपका हो जाएगा चंगेज खान हो जाएगा। और लास्ट आपका चौथा पर आपका हो जाएगा तैमूर, यानी BDCA इसका करेक्ट आंसर है BDCA। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 48 नंबर प्रश्न का। 49 नंबर है कि जन गण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो जन गण मन को स्वीकार किया गया राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 ईस्वी को आधिकारिक रूप से। सो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है 24 जनवरी 1950। 25 है कि 50वां नंबर है कि निम्नलिखित में से किस भूतपूर्व INA नेता पर ब्रिटिश भारत की सरकार के विरुद्ध युद्ध भड़काने का आरोप नहीं लगाया गया था? उस नेता का नाम है मोहन सिंह। इन पर जो है आरोप नहीं लगाया गया था। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 51 है कि निम्नलिखित में से किसने सुरक्षा वाल्व सिद्धांत का उपयोग किया और यह राय दी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लॉर्ड डर्फिन के दिमाग की उपज थी? तो ये दिया है लाला लाजपत राय ने इस सिद्धांत का उपयोग किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 52 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू स्टेटमेंट है वो आपको बताना है। तो ट्रू स्टेटमेंट जो है कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम जो है सन 1929 ईस्वी में पारित किया गया था, आपका स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शन नंबर बी इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जान लीजिए कि ये दोनों आपका फॉल्स है। रॉलेट एक्ट जो है 1909 में नहीं 1919 में पारित किया गया था, इस कारण ये आपका फॉल्स हो जाता है। और गांधी इरविन समझौते पर 1926 में हस्ताक्षर किया गया था, तो नहीं दोस्तों, ये गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो 1931 ईस्वी में हस्ताक्षर हुआ था। सो ये दोनों आपका फॉल्स हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखित है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो इनके द्वारा पुस्तक लिखा हुआ है, उसका नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। सो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया विंस फ्रीडम। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त चुना गया था? तो वो चुने गए थे दोस्तों इनमें से कि स्वामी सहजानंद सरस्वती। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो 1936 में लखनऊ में हुआ था। 55 नंबर है कि भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी हुई नहीं है? तो भूटान की सीमा जो नहीं जुड़ा हुआ है वो है आपका उड़ीसा से नहीं जुड़ा हुआ है, बाकी सिक्किम से और पश्चिम बंगाल से जुड़ा है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका उड़ीसा 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूटान की सीमा जो है सिक्किम से, असम से, पश्चिम बंगाल व अरुणाचल प्रदेश से लगती है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में इनमें से कावेरी नदी गिरती है। सो कावेरी नदी यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कावेरी नदी पर जो है शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है, ये भी आप जान लीजिए। और कावेरी नदी का जो उद्गम होता है वो होता है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। और कावेरी नदी की लंबाई जो है 800 किलोमीटर है। कितना? 800 किलोमीटर। और कावेरी नदी को जो है दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट 56 के बाद 57 नंबर का प्रश्न देखिए कि इनमें से कौन सी जनजाति जो है अंडमान निकोबार एवं द्वीप समूह से संबंधित है? उस जनजाति का नाम है आपका सेंटिनली जनजाति। सेंटिनली जो जनजाति है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 58 है कि भारत के कितने राज्य की सीमाएं जो है बांग्लादेश से जुड़ी हुई है? तो बांग्लादेश से जुड़ी हुई है भारत के 5 राज्यों की सीमा, 5 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 5 राज्य में जो है कौन कौन है? पहला आपका जो है आपका पश्चिम बंगाल हो गया, दूसरा आपका हो गया त्रिपुरा, तीसरा आपका मेघालय, चौथा आपका मिजोरम और 5वां तथा असम हो गया। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5। और समुद्री तट की सीमा की लंबाई जो है 6100 किलोमीटर है। लक्षद्वीप के अंडमान निकोबार को छोड़कर भारत के जो समुद्री तटीय सीमा की लंबाई है, ये आप जान लीजिए। नेक्स्ट है हिमालय पर्वतमाला का वो हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में स्थित है, किस नाम के रूप में जाना जाता है? जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में है वो जाना जाता है असम हिमालय के नाम से। सो ऑप्शन नंबर बी 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा असम हिमालय। 60 है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है? तो सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील का नाम है वुलर झील। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, जो कि आपका जम्मू एंड कश्मीर में आपका स्थित है सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी का झील। नेक्स्ट है 61 नंबर के चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो चाबहार बंदरगाह जो है ईरान देश में स्थित है। तो ईरान यानी ऑप्शन नंबर ए इसका चाबहार, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह है, तो वो मूंगे का कौन सा द्वीप समूह है? उसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका लक्षद्वीप द्वीप समूह है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर है कि पृथ्वी का द्रव्यमान इतना है और चंद्रमा का द्रव्यमान इतना है, तो दोनों का कुल द्रव्यमान क्या होगा? तो दोनों का कुल जो द्रव्यमान होगा वो होगा आपका 6.0435 इंटू 10⁻24 kg। ये इन दोनों का कुल द्रव्यमान होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका 63 का करेक्ट आंसर है। 64 नंबर का एक पासा 2 बार फेंका जाता है, तो 2 बार में आने वाली संख्याओं का योग 10 है, तो कम से कम एक और 5 संख्या 5 आने के प्रायिकता ज्ञात कीजिए, प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए। तो आपका अब प्रोबेबिलिटी आएगा वो आएगा 1/3 आएगा। इसका जो करेक्ट आंसर देखिए कोई ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है 1/3। सो 1/3 ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। ये नेक्स्ट है आपका 65 नंबर का प्रश्न, ये आपका मैथ से है। तो मैथ के प्रश्न को आप सॉल्व कीजिए आराम से, वीडियो के लास्ट में आप इसका आंसर देख लीजिएगा, उससे आप मिलान कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग अगर मैथ बनाएंगे तो काफ़ी वीडियो लंबा चला जाएगा। तो आपका 70 नंबर तक आपके पूरे मैथ खत्म हुए 63 से। अब फिर से देखिए आपका 71 नंबर का जो है सोशल साइंस पार्ट 3 स्टार्ट होता है, जो कि सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट अलग अलग होगा। तो पहला जो आपका है पार्ट 3 का सोशल साइंस में आपका हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक से है, हिस्ट्री टॉपिक से। तो हिस्ट्री से आपके 71 से टोटल 110 प्रश्न यानी टोटल 40 प्रश्न होंगे, उसको सॉल्व करना है।
तो चलिए सॉल्व करते हैं हिस्ट्री का पहला प्रश्न। और इस सेट का आपका 71वां प्रश्न क्या है कि मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुवादित महाभारत को किस नाम से जाना जाता है। तो उसको जाना जाता है रज्मनामा के नाम से। सो रज्मनामा यानी ऑप्शन नंबर सी इसका 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। रज्मनामा को जो है मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुवादित महाभारत को रज्मनामा नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम जो है 10 मई 1857 को किस स्थान में शुरू हुआ था। तो वो शुरू हुआ था दोस्तों इलाहाबाद में या किस में, आपको फटाफट बताइए। इसका जो पहला संग्राम जो हुआ था वो मेरठ में शुरू हुआ था। मेरठ इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा इस ब्लैंक जगह पे। तो मेरठ यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ई करेक्ट आंसर है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ना ही लखनऊ, ना ही बरेली, ना ही इलाहाबाद। मेरठ में जो है 1857 का संग्राम जो है पहला यहाँ शुरू हुआ था 10 मई 1857 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की, क्या है कराची अधिवेशन का आयोजन का। तो इसका जो अध्यक्षता किए थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे 1931 में। सो ऑप्शन नंबर बी 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में जो है बारदौली किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, ये भी जान लीजिए। और इसी आंदोलन में जो उन्हें सरदार की उपाधि मिली थी। औरतों ने, महिलाओं ने इन्हें दिया था सरदार की उपाधि। नेक्स्ट 74 नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है। 74 नंबर है कि दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था। तो संबोधित किए थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित। BHU इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है। और 4 फरवरी 1916 को वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है आपका कि किस मुगल शहजादे ने 1657 में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। तो उस मुगल शहजादे का नाम है दारा शिकोह। ऑप्शन नंबर सी 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 के राष्ट्रकूट वंश के द्वारा निम्न में से किस नदी का निर्माण कराया गया, किस मंदिर का निर्माण कराया गया राष्ट्रकूट वंश के द्वारा। तो वो निर्माण हुआ था कैलाश मंदिर का। कैलाश मंदिर यानी ऑप्शन नंबर ए 76 का करेक्ट आंसर है। 77 नंबर का है कि रुद्र दामन किस वंश से संबंधित है। तो रुद्र दामन का जो संबंध था वो था शकवंश से। शकवंश यानी ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। रुद्र दामन का जो पहला शासक है जिसने जो है विश्व संस्कृत भाषा में जूनागढ़ शिलालेख खुदवाया था। तो चलिए रुद्र दामन ने सुदर्शन झील का भी जीर्णोद्धार करवाया था, ये भी आप जान लीजिए रुद्र दामन के बारे में। नेक्स्ट है पार्श्वनाथ जैन तीर्थंकर थे। तो पार्श्वनाथ कई में थे, वो थे 23 में जैन तीर्थंकर 23 में यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। 24 में जो थे वो महावीर स्वामी थे, याद रखें महावीर स्वामी जो है 24 में। और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। 78 के बाद 79 नंबर का प्रश्न देखिए कि मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी किस जगह में थी मौर्य साम्राज्य के। तो वो उस जगह का नाम है तोसली। तोसली में इसकी राजधानी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं की चित्रकारी और मूर्तियां निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है। तो उस धर्म का नाम है बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता गुफाओं की चित्रकारी और मूर्तियां। बुर्ज होम पुरातात्विक स्थल कहाँ है। तो बुर्ज होम पुरातात्विक स्थल जम्मू एंड कश्मीर JNK में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाना घाट अभिलेख निम्न में से किस राजवंश से संबंधित अभिलेख है। तो नाना घाट अभिलेख जो है आपका सातवाहन वंश से जो राजवंश है उससे संबंधित अभिलेख है। ऑप्शन नंबर बी 82 का राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। तो जूनागढ़ अभिलेख जो है आपका रुद्र दामन राजा से संबंधित है। होल पुलकेशिन द्वितीय और हाथी गुफा खारवेल ये तीनों जो है सही सुमेलित हैं। 100 उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी 83 का करेक्ट आंसर है। 84 के मेघास्तनीस ने अपनी यात्रा विवरण में पाटलिपुत्रा को कौन सा निम्न में से नाम दिया है। तो पाटलिपुत्रा को मेघास्तनीस ने नाम दिया है पालिम्ब्रोथा यानी ऑप्शन नंबर सी 84 का करेक्ट आंसर है। पालिम्ब्रोसा होता है, का अर्थ होता है यूनानी में द्वार वाला नगर। 85 है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के पास दासों की संख्या सबसे अधिक थी। तो दासों की संख्या जो सबसे अधिक थी वो था आपका फिरोज शाह तुगलक के पास। सो ऑप्शन नंबर इसका सी 85 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है दीवाने बंदगान जो है दासों की देखभाल करने वाला विभाग था। विभाग का नाम है दीवाने बंदगान। और अकबर ने 1562 ईस्वी में जो है दास प्रथा पर रोक लगाया था, ये भी आप जान लीजिए। 1545 में शेर शाह निम्न में से कौन सा युद्ध लड़ा था। तो शेर शाह युद्ध लड़ा था कलिंजर का युद्ध। सो ऑप्शन नंबर इसका सी
करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 के कश्मीर के इतिहास को बताने वाला राजतरंगिणी शीर्षक वाले साहित्य की रचना संबंधित व्यक्ति निम्न में से कौन सा था? तो संबंधित व्यक्ति का नाम है दोस्तों राजतरंगिणी के कल्हण श्रीवर, ये सभी जो है आपके इनसे संबंधित व्यक्ति हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्न में से कौन सी रचना जो पुष्पभूति वंश के महान शासक हर्षवर्धन द्वारा रचित है? उस रचना का नाम है दोस्तों रत्नावली, नागनंद, प्रियदर्शिका, ये सभी जो है हर्षवर्धन द्वारा रचित है। सो उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 89 के पूर्वी मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक निम्न में से किसे माना जाता है? तो पूर्वी मीमांसा के माने जाते हैं इनमें से कोई नहीं दोस्तों, पूर्वी मीमांसा का जो है जैमिनी है। तो जैमिनी यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ई करेक्ट आंसर है। प्रतिपादक जो है पूर्वी मीमांसा के जैमिनी है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। पतंजलि ने योग दर्शन का प्रतिपादन किया था, ये भी आप जान लीजिए जो है योग दर्शन का पतंजलि ने किया था। और सांख्य दर्शन का जो किया था वो कपिल मुनि ने किया था, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट है आपका मौर्य साम्राज्य के पतन का काल जो है कब से शुरू माना जाता है? तो कब से शुरू माना जाता है? वो माना जाता है आपका अशोक की मृत्यु से मौर्य साम्राज्य के पतन का काल। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 91 के बंगाल के सेन वंश का संस्थापक निम्न में से कौन सा था? तो सेन वंश का संस्थापक था सामंत सेन। सामंत सेन यानी ऑप्शन नंबर इसका ई करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। सारीपुत्र प्रकरण पुस्तक से संबंधित सही तथा तथ्य निम्न में से कौन से हैं? सही तथ्य सारीपुत्र प्रकरण पुस्तक से संबंधित, इस पुस्तक से संबंधित तथ्य दोस्तों एक से अधिक, यह जो है संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था। पहला तो यह है आपका, इस पुस्तक का रचयिता जो है कौन है? इस पुस्तक के जो रचयिता हैं वो अश्वघोष हैं। तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 92 के बाद 93 नंबर का प्रश्न कि भारत में सबसे प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण शासक रुद्रदामन प्रथम की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी जो राजधानी थी वो थी उज्जैन थी। उज्जैन यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 94 के मुगल काल में सूबों यानी प्रांत की संख्या सबसे अधिक किस शासन काल में हो गई थी? तो किसके शासन काल में हो गया था? वो हो गया था औरंगजेब के शासन काल में सूबों प्रांतों की संख्या सबसे अधिक। तो 94 का सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सूबे के प्रधान को जो है सूबेदार कहते थे, ये आप जान लीजिए। वर्ष 1564 ईस्वी में अकबर द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य किया गया था? तो अकबर द्वारा इनमें से कार्य किया गया था, उस कार्य का नाम है आपका जजिया कर का समाप्त करना। तो जजिया कर समाप्त करना यानी ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट आंसर है। 96 निम्न में से कौन सा अभिलेख गुप्त शासक जो है स्कंदगुप्त का अभिलेख है? तो स्कंदगुप्त का जो अभिलेख का नाम है वो है आपका भीतरी अभिलेख। भीतरी यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। भीतरी लेख के जो भाषा है, लैंग्वेज है वो आपका क्या है? वो संस्कृत है, आप याद रखिए। नेक्स्ट है मथुरा किस महाजनपद का राजधानी रहा है? तो मथुरा जो रहा है वो सूरसेन राजधानी का, सूरसेन महाजनपद का जो है वो राजधानी रहा है। सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। 98 मुगल शासक औरंगजेब निम्न में से किन प्रथाएं या प्रथाओं पर रोक लगा दिया गया था? तो रोक लगाया था उसमें एक से अधिक प्रथाएं, उनमें है कि औरंगजेब हिंदू त्यौहार को मनाए जाने पर, दूसरा है कि आपका सूफी महिलाओं के दरगाह पर जाने पर, ये सभी पर रोक लगाया था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, उपयुक्त में से एक से अधिक। इब्न बतूता निम्न में से किस सुल्तान के काल में जो है भारत आया था? तो इब्न बतूता जो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के सुल्तान के जो है शासनकाल में भारत आया। 100वां एक दिल्ली सल्तनत प्रशासन में एक नया विभाग दीवान इस्तिखाक का गठन किसने किया था? तो इसका जो गठन किया था वो किया था फिरोजा शाह तुगलक ने। तो फिरोजा शाह तुगलक जो है इसका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर इसका ई करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका कैरोलिंगियन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? कैरोलिंगियन साम्राज्य का संस्थापक जो था वो था शारलमा था, शारलमा यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 102 के पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ था? तो पुनर्जागरण का केंद्र जो था वो था इटली में था, इटली यानी कि ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर है, उपयुक्त में से कोई नहीं। रेंसा का जो अग्रदूत वो दाते थे, तो पुनर्जागरण का केंद्र जो है इटली में था। कोलंबस ने 1492 में किस स्थान की खोज किया था? तो 1492 में कोलंबस ने जो है अमेरिका का खोज किया। सो ऑप्शन नंबर इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका। 104 है कि फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? फिलाडेल्फिया का जो प्रथम सम्मेलन 1774 ईस्वी में हुआ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 105 के फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था? तो उसका जो स्वरूप था वो था बुर्जुआ क्रांति।
तो बुर्जुआ क्रांति इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 106 है कि त्रिराष्ट्रीय समझौता यानी कि ट्रिपल एंटीमेंट में कौन राष्ट्र जो शामिल नहीं था। तो ट्रिपल एंटीमेंट में जो है जर्मनी राष्ट्र जो है शामिल नहीं था इनमें से, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 106 का। इसमें जो है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एवं इटली गुट को त्रिगुट संधि कहा जाता है, त्रिगुट संधि। नेक्स्ट है आपका कि हिटलर ने किस संधि को जो है राजमार्ग की डकैती कहा था। तो संधि का नाम है वर्साई की संधि को जो है राजमार्ग की डकैती कहा था हिटलर ने। ऑप्शन नंबर ए 107 का करेक्ट आंसर है। 108 है कि धरती आबा किसे कहा जाता था। तो धरती आबा जो है बिरसा मुंडा को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 109 में कि द कॉमर्स ऑफ द नेशन पुस्तक के लेखक कौन थे। द कॉमर्स ऑफ द नेशन पुस्तक के लेखक का नाम है कार्डलिफ, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है कार्डलिफ। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, एडम स्मिथ है। 110वां नंबर प्रश्न, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू किया था। तो न्यू डील जो लागू किया था वो क्या था, एवरी रूजवेल्ट ने। तो एवरी रूजवेल्ट यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए आपका हिस्ट्री का जो है 71 से लेकर पूरे 110 प्रश्न तक वो आपका समाप्त हुए। अब नेक्स्ट जो आपका वो स्टार्ट होगा वो भूगोल यानी ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न, ये फिर से आपका 71 से स्टार्ट होगा और 110 नंबर तक जाएगा। तो चलिए भूगोल का आपका पहला प्रश्न क्या है। तो भूगोल में पहला प्रश्न है यानी 71वां नंबर का क्वेश्चन है कि ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है। जो उत्तरी मैदान में पवन बहती है ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी में, वो पवन कहलाती है लू। सो लू यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा सबसे ऊंचा जो है भारतीय शिखर है। तो सबसे ऊंचा भारतीय शिखर का नाम है कंचनजंगा। हम लोग सभी जानते हैं कंचनजंगा जो है भारत में है। सो कंचनजंगा जो है सबसे ऊंचा भारतीय शिखर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो ऊंचा शिखर है तो इसकी ऊंचाई कितनी है। तो ऊंचाई है इसका 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक। और यह जो कहाँ स्थित है, यह भारत के सिक्किम में स्थित है, याद रखिएगा सिक्किम में यह स्थित है कंचनजंगा, भारत का सबसे ऊंचा शिखर। और भारत का जो सबसे जो ऊंचा शिखर केटू है जो वर्तमान में पाक अधिकृत क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। केटू जो है आपका पाक अधिकृत क्षेत्र में पड़ता है पीओके में, जिसका ऊंचाई है 8,611 मीटर। ये भी आप याद रखिएगा केटू की ऊंचाई। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी नेपाल और तिब्बत सीमा में एवरेस्ट चोटी है, जो कि ये आपका दिया हुआ है ऑप्शन सी में। सो ऑप्शन नंबर ए इसका कंचनजंगा, भारत के शिखर जो है सबसे ऊंचा वो है कंचनजंगा है। 73 नंबर है आपका कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क में स्थित है। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो वो हरियाणा राज्य में स्थित है, हरियाणा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि पैथन यानी कि जैकवाड़ी हाइड्रोक्लोरिक प्रोजेक्ट जो जापान की मदद से पूरा किया गया है वो किस नदी पर स्थित है। तो यह जो दोस्तों गोदावरी नदी पर स्थित है। कौन सा हाइड्रोक्लोरिक प्रोजेक्ट जो है आपका जापान की मदद से पूरा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 75 नंबर का प्रश्न कि निम्न में से किस स्थानीय पवन को डॉक्टर विंड कहा जाता है। तो डॉक्टर विंड किस पवन को कहा जाता है, फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए। तो वो कहा जाता है आपका हरमट्टन के, जो हरमट्टन को जो है वो डॉक्टर विंड कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरमट्टन। 76 नंबर है आपका कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो इसकी शुरुआत किया गया था 2015 ईस्वी में, यानी 2015 में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, जो कि 1 जुलाई से यह स्टार्ट हुआ था, 1 जुलाई 2015 से। और हर खेत को पानी के आदर्श वाक के साथ यह शुरू किया गया था। नेक्स्ट है 77 नंबर की इंसेलबर्ग स्थलाकृति का निर्माण कैसे होता है। तो इंसेलबर्ग स्थलाकृति का निर्माण पवन के अपवर्तनात्मक क्रिया से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 77 का। निम्न में कौन जो है अवसादी चट्टान का उदाहरण है। तो अवसादी चट्टान का उदाहरण इनमें से कोई नहीं है दोस्तों, ना ही गैब्रो है, ना ही ग्रेनाइट है, ना ही आपका नीस है। सो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो आपका देखिए जो ग्रेनाइट आपका दिया हुआ वो किस चट्टान का उदाहरण है, ये आपका आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, ठीक। और आपका ये जो नीस दिया हुआ है ये आपका है रूपांतरित चट्टान का उदाहरण, किसका, रूपांतरित।
और आपका जो गैब्रो दिया हुआ ये भी आपका अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। सो अवसादी का कोई इनमें से उदाहरण नहीं है। सो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर है। वैसे जान लीजिए कि अवसादी चट्टान के महत्वपूर्ण उदाहरण कौन कौन से हैं। एक है आपके सेल हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा आप चूना पत्थर का नाम सुने होंगे। तीसरा बलूका पत्थर का नाम सुने होंगे। चौथा चौक का आप नाम सुने होंगे। पांचवा डोलोमाइट। ये सभी जो हैं अवसादी चट्टान के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। नेक्स्ट है आपका कि अस्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो अस्ट्राम्बोली ज्वालामुखी जो स्थित है वो इटली में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका इटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अस्ट्राम्बोली ज्वालामुखी इटली के सिसिली के पास लिपारी द्वीप समूह में स्थित है। और माउंट सेंट हेलेस, माउंट रेनियर, माउंट हुड और लेसन पीक ये सभी जो हैं आपके यूएसए में आते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इसका इटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 है कि निम्न में से कौन उपग्रह जो है बृहस्पति का है। तो बृहस्पति ग्रह का कौन सा उपग्रह है इसमें से, उसका नाम है आपका गैनीमीड। गैनीमीड एक जो है आपका, दूसरा जो है आपका कैलिस्टो है और तीसरा जो है यूरोपा। ये तीनों जो है सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति ग्रह के उपग्रह हैं, सैटेलाइट हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर की भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक किस तत्व की उपस्थिति पाई जाती है। तो सबसे अधिक जो है ऑक्सीजन यानी O2 के तत्व की उपस्थिति सबसे अधिक पाई जाती है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन दक्षिण अमेरिकी महादेश का देश है। तो इसमें जो दक्षिण अमेरिकी महादेश का देश का नाम है वो है इक्वाडोर। ये आपका दक्षिण अमेरिकी महादेश का एक देश है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 82 का। इक्वाडोर के उत्तर में जो है कोलंबिया एवं दक्षिण में पेरू है, अब जान लीजिए। और इक्वाडोर का जो राजधानी है, इसका राजधानी का नाम है क्विटो, ठीक। और बोत्सवाना जो है अफ्रीका महादेश का देश है। ये जो बोत्सवाना जो है ये अफ्रीका महादेश का यह देश है, इसलिए जो है आपका बोत्सवाना सही आंसर नहीं होगा। सो और लतवानिया जो है आपका, लतवाइया जो है यूरोप के बाल्टिक क्षेत्र का एक देश है। किसका, यूरोप का, लातविया। तो ऑप्शन नंबर इसका इक्वाडोर करेक्ट आंसर, जो कि दक्षिण अमेरिका महादेश का एक कंट्री है। नेक्स्ट है बेरिंग जल संधि, यानी कि बेरिंग जो है जल डमरू मध्य कहाँ स्थित है। तो बेरिंग जल डमरू मध्य जो है आपका स्थित है प्रशांत महासागर। कहाँ आपका बताइए फटाफट दोस्तों, कमेंट में पहले आंसर दीजिए। बेरिंग जल संधि कहाँ स्थित है। तो यह जो है आपका प्रशांत महासागर एवं आर्कटिक महासागर के बीच स्थित है और यह जो है कनाडा एवं ग्रीनलैंड के बीच जो है स्थित है। सो ऑप्शन नंबर इसका उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 83 नंबर का। 84 नंबर की विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका देश के निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है। तो बताना है आपको, कमेंट में आंसर दीजिए। वो गुजरती है दोस्तों आपका उपयुक्त में से एक से अधिक जो विषुवत रेखा जो इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील ये सभी से होकर गुजरती है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर का इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 85 नंबर का प्रश्न कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में 4 महादेशों का सही क्रम दर्शाने वाले विकल्प का चयन करना है आपका। तो सही क्रम में जो दर्शाया गया है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो पहला आपका एशिया हो जाएगा, उसके बाद अफ्रीका, उसका बाद उत्तरी अमेरिका और चौथा आपका दक्षिण अमेरिका। ये ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही क्रम में आपका लिखा हुआ है। सो ऑप्शन नंबर ए 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका के बाद आपका कौन सा आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका अंटार्कटिका आ जाएगा और उसके बाद यूरोप आ जाएगा, उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। ये आपका 7 देश आपका हो जाएंगे। 7 जो है महादेश। पृथ्वी के क्रस्ट यानी भू प्रॉपर्टी तथा मेंटल के बीच की असंबद्धता यानी कि डिसकॉन्टिन्यूटी को निम्न में क्या कहा जाता है। तो बताइए उसे क्या कहा जाता है। वो उसे कहा जाता है मोह असंबद्धता यानी मोह डिसकॉन्टिन्यूटी। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन जलप्रपात झारखंड में अवस्थित है। तो झारखंड में अवस्थित जलप्रपात का नाम है गौतम धारा जलप्रपात। और कौन जलप्रपात है दोस्तों, और 10वीं जलप्रपात साडनी जलप्रपात। ये तीनों जो हैं जलप्रपात जो आपका कहाँ स्थित हैं, वो झारखंड में स्थित हैं। सो ऑप्शन नंबर इसका उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोजिला दर्रा जोड़ता है। तो जोजिला दर्रा जो है लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। तो लेह को श्रीनगर से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका जो ये लेह है वो भारत का सबसे ठंडा स्थल है। क्या है, सबसे कोल्ड प्लेस है।
और श्रीनगर जो है जम्मू कश्मीर का राजधानी है। और श्रीनगर जो है वो झेलम नदी में पर स्थित है। किस पर? झेलम नदी पर अवस्थित है श्रीनगर, ये आप जान लीजिए। और कलहन के अनुसार श्रीनगर को अशोक ने बसाया था। किसको? श्रीनगर को जो है कलहन के अनुसार वो अशोक ने बसाया था। भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? तो त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारक है उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर। मतलब कि जन्म जो है उच्च हो रहा है और मृत्यु जो है कम हो रहा है। इस कारण जो है भारत में जनसंख्या का त्वरित वृद्धि का कारण हो रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है 89 नंबर का। 90 नंबर है कि सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? तो इन दोनों के बीच नर्मदा नदी बहती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि पाल घाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है? तो पाल घाट जो केरल और तमिलनाडु इन दोनों राज्यों को जोड़ता है। सो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी केरल और तमिलनाडु। 92 नंबर का है कि पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाइयों तक गैस का आवरण है? तो यह जो है आपका गैस का आवरण जो है 200 किलोमीटर की ऊंचाइयों तक है वायुमंडल में। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है क्योंकि? तो कम वर्षा मिलने का कारण है कि मानसून जो है कोरोमंडल तट के समानांतर चलते हैं। इस कारण चेन्नई को जो है अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है। सो ऑप्शन नंबर सी 93 का राइट आंसर हो जाएगा। 94 की लेटेराइट मृदा कहाँ पाई जाती है? तो लेटेराइट मृदा पाई जाती है आपका भारी वर्षा वाले प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका 94 का भी करेक्ट आंसर है। 95 नंबर का प्रश्न आपका क्या है कि जीविका प्रकार की खेती अपनाई जाती है? तो जीविका प्रकार की खेती जो है किस स्थान पर अपनाई जाती है? वो डेल्टा में पाई जाती है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और झूम की खेती को भी अनेक नामों से जाना जाता है और झूम की खेती जो है पर्यावरण की दृष्टि से काफ़ी हानिकारक है। एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा की श्रृंखला क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है सहभूकंप रेखा यानी होमोसिस्मल लाइंस। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। लक्षद्वीप द्वीप समूह का मुख्यालय कहाँ है? तो लक्षद्वीप द्वीप समूह का मुख्यालय जो है कारावती में है। तो कारावती यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो मुख्यालय होगा वो होगा आपका पोर्ट ब्लेयर में। ये आप याद रखिए। दादरा नगर हवेली के जो राजधानी है वो क्या है? सिलवासा है। नागिन झील किस राज्य संघीय प्रदेश में स्थित है? तो नागिन झील जो है जम्मू कश्मीर संघीय प्रदेश में स्थित है, J&K। सो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। लाल मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा एक कथन जो है सत्य है? लाल मिट्टी के बारे में जो ट्रू स्टेटमेंट है कि यह जो है कि लौह यौगिकों में समृद्ध है। सो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ट्रू स्टेटमेंट कि यह लाल मिट्टी में लौह यौगिकों में समृद्ध है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही आरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से तो पहला आपका ब्राज़ील हो जाएगा, दूसरा आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, तीसरा आपका इंडिया हो जाएगा और चौथा आपका अर्जेंटीना हो जाएगा। तो इसका जो सही क्रम आपका दिया हुआ है और वही क्रम में ब्राज़ील किस में आपका है और ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना ऑप्शन नंबर बी में यह दिया हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी निम्न में से किस हिमनद से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है निकलती है चेमायुंगडुंग हिमनद से। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 100 दूर के बार बार बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो बार बार बाढ़ आने का जो प्रमुख कारण है वो आपका वनो उन्मूलन है। उसके बाद नदी का तल का गाद है और मृदा अपरदन है। ये सभी जो है आपका बाढ़ आने का कारण है। सो उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन करने वाले राज्य का नाम क्या है? तो सबसे अधिकतम उत्पाद जो होता है कॉफ़ी का वो होता है कर्नाटक में कहवा का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और ब्राज़ील को जो है कहवा का पात्र कहा जाता है। किसको? ब्राज़ील को, ये आप जान लीजिए। और ब्राज़ील का जो है साओ पोलो को कहवा की मंडी कहा जाता है। और कहवा जो है एक पेय पदार्थ है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्य रात्रि सूर्य को देखा जा सकता है? तो यह जो देखा जा सकता है आपका आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में। सो ऑप्शन नंबर सी 104 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 105 नंबर का प्रश्न देखिए कि भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना। तो सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना का नाम है दामोदर घाटी नदी परियोजना। सो ऑप्शन नंबर बी 105 का राइट आंसर है।
हो जाएगा। और इसका जो शुरुआत हुआ था वो 1948 ईस्वी में इस परियोजना का शुरुआत हुआ था। इस परियोजना के यानी कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत सिंचाई, बाढ़, बिजली, पर्यटन, मछली पालन आदि उद्देश्य होते हैं। 106 नंबर है कि संसार में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान जो है मेघालय का में मानसीराम है। सो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह मेघालय राज्य में अवस्थित है और मानसीराम में जो है 1141 सेंटीमीटर वर्षा का जो है विश्व रिकॉर्ड मापा गया है। और जो सिंगापुर जो है 100% शहरी क्षेत्र है, ये आप याद रखिए। सिंगापुर जो है आपका 100% 100% शहरी क्षेत्र है। मरियाना खाई कहाँ स्थित है? तो मरियाना खाई जो है आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। मरियाना खाई की जो है कितनी गहराई है? वो 11,033 मीटर इसकी गहराई है, आप याद रखिए। और मरियाना खाई जो है पृथ्वी की सबसे गहरी खाई है। पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो पर्यावरणीय प्रदूषण को जो है आपका गंदे पानी का उपचार, फिर परमाणु विस्फोटकों को रोककर और विद्युत वाहन पर भी निर्मित करके ये सभी प्रकार से जो है पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड से क्या तात्पर्य है? ऑपरेशन फ्लड का जो है उसका संबंध जो है डेयरी विकास से है। तो डेयरी विकास यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऑपरेशन फ्लड का जो कार्यक्रम का शुरुआत हुआ था वो 1970 ईस्वी में हुआ था। और श्वेत क्रांति के जनक जो हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। और श्वेत क्रांति का भी जो संबंध है आपका वो है आपका दूध उत्पादन से है। किसका श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दूध उत्पादन से। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है डेयरी विकास। 110वां नंबर का प्रश्न यानी कि 40वां प्रश्न भूगोल से रिलेटेड कि एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिक तंत्रों को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है जीवोम, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जीवोम इसका करेक्ट आंसर है 110वां नंबर का। अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक स्टार्ट होता है वो आपका राज्य व्यवस्था से संबंधित होता है। तो इसमें राज्य व्यवस्था से संबंधित आपका 111 से लेकर पूरे 150 प्रश्नों तक होंगे। और जान लीजिए कि 150 प्रश्नों का यह सेट भी है। तो चलिए अब हम लोग पॉलिटी से संबंधित प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 111 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जो है कैबिनेट मंत्री नहीं है, कौन सा जो है इनमें से? तो कैबिनेट मंत्री नहीं है वो है आपका रक्षा मंत्रालय में जो राज्य मंत्री है वो कैबिनेट मंत्री नहीं है। बाकी गृह मंत्री, विदेश मंत्री ये सभी जो है कैबिनेट मंत्री हैं। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मंत्री का जो है 3 श्रेणियाँ होती है। एक श्रेणी कैबिनेट मंत्री जान गए, दूसरा आप राज्य मंत्री जान गए, और तीसरा जो स्वतंत्र प्रभार जो प्रधानमंत्री से विचार विमर्श कर नीतिगत फैसले लेते हैं। तो ये 3 प्रकार के जो है मंत्रियों की श्रेणी होती है। 112 नंबर के भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान में अंगीकार किए गए हैं? तो वो अंगीकार किए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूएसए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का एक हिस्सा था? पहला ऑप्शन है कि भारत के 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। तो जी दोस्तों पहला ऑप्शन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यह प्रावधान जो है 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का एक हिस्सा था। 114 नंबर है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कि कानून के समझ समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कानून के समझ समानता जो ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। सो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर ब्रिटेन। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो इसे बनाने में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके प्रारूप पर जो है 114 दिनों तक विचार हुआ था, ये आप जान लीजिए। और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था। 116 नंबर का प्रश्न है आपका कि लोकसभा के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष में आयोजित किए गए थे? तो प्रथम जो आम चुनाव आयोजित हुआ था वो 1951-52 में आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मई जो है 1952 में राज्यसभा का गठन किया गया था। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन थे। और भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारतीय संविधान में कम से कम किस वर्ष के बच्चे के लिए जो है मुफ्त शिक्षा प्रदान करने पर जोर दिया जाता है? तो वो जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को जो है मुफ्त शिक्षा प्रदान करने पर जोर दिया जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका
राइट आंसर होगा। इनमें से किसका जो है भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होता है? तो प्रत्यक्ष चुनाव जो होता है वो होता है विधानसभा के सदस्य का भारत में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि भारत में संविधान संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो संविधान संशोधन जो है आपका संसद के द्वारा किया जा सकता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, संसद। नेक्स्ट है कि नागरिकता और सामाजिक वर्ग निम्न में से किसकी रचना है? तो ये जो रचना है वो टी.एच. मार्शल का रचना है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, टी.एच. मार्शल। ऑन लिबर्टी में से किन की रचना है? तो ऑन लिबर्टी जो है वो रचना जॉन स्टुअर्ट मिल का। सो ऑप्शन नंबर ए इसका 121 का करेक्ट आंसर है। 122 है कि आपका जो है ब्लैंक हर चीज़ की या तो कीमत होती है या गरिमा। जिसकी कीमत होती है उसकी जगह उसके समतुल्य कोई दूसरी चीज़ भी रखी जा सकती है। कि इसके विपरीत जो तमाम कीमतों से ऊपर हो, जिसका कोई समतुल्य ना हो, उसकी गरिमा होती है। तो यह इस कथन के जो विचारक कौन है? तो इस कथन के विचारक है इमैनुअल कांट। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 122 का इमैनुअल कांट। ठीक। नेक्स्ट है आपका 123 नंबर जो है कि राष्ट्रवाद हमारा अंतिम आध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकता, मेरी शरण स्थली तो मानवता है, मैं हीरा की कीमत पर शीशा नहीं खरीदूंगा और जब तक मैं जीवित हूँ देशभक्ति को मानवता पर कदापि विजय नहीं होने दूंगा। तो यह जो कथन है वो किस भारतीय चिंतक का है? तो यह कथन जो है रविन्द्रनाथ टैगोर का यह कथन है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, 123 का। निम्न में से किसे यूएसए का गांधी कहा जाता है? तो यूएसए का गांधी जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिगुआरा मास संधि से संबंधित सही तथ्य का पहचान करें। चिगुआरा मास संधि, इससे जो है आपका वर्ष 1973 ईस्वी में यह संधि हुआ था, चिगुआरा मास का संधि। सो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्ष 1973 की संधि। नेक्स्ट है आपका 125 के बाद 126 की बेंजामिन फ्रैंकलिन से संबंधित सही तथ्य का पहचान करना है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन से तो जो है आपका कि इंग्लैंड के प्रसिद्ध विद्वान एवं राजनेता थे, तो नहीं थे दोस्तों, यह 18वीं सदी के प्रमुख चिंतक थे। ठीक। और क्या है कि अमेरिका के प्रसिद्ध विद्वान एवं राजनेता था। कहाँ के? अमेरिका के। तो केवल 1 और 3 इसका जो है वो सही तथ्य है। ऑप्शन नंबर बी 126 का करेक्ट आंसर है। 127 है कि ऑन क्राइम्स एंड पनिशमेंट्स पुस्तक निम्न में से किसकी है? तो यह पुस्तक जो है आपका सेसरे बेकरिया का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शासन में शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत के समर्थक राजनीतिक चिंतक मोंटेस्क्यू किस देश के थे? तो मोंटेस्क्यू जो थे वो थे फ्रांस देश के। ऑप्शन नंबर बी 128 का राइट आंसर हो जाएगा। 129 है कि भारत किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था? तो भारत जो है वो 30 अक्टूबर 1945 को जो है यूएनओ में शामिल हुआ था। सो ऑप्शन नंबर ए 129 का करेक्ट आंसर है। निम्न में से किस देशी रियासत को भारत में शामिल करने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था? तो ऑपरेशन पोलो जो है हैदराबाद को जो है शामिल करने के लिए जो है ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बेल्जियम में मुख्य रूप से डच और फ्रेंच दोनों बोली जाती है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। श्रीलंका की कुल आबादी में तमिल समूह के लोगों की आबादी कितनी है? तो तमिल समूह के लोगों की आबादी जो है लगभग 5वां हिस्सा है। कितना? 5वां हिस्सा। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेपाल में किस वर्ष राजतंत्र अंतरिम रूप से जो है समाप्त किया गया? तो अंतिम रूप से जो है राजतंत्र 2006 ईस्वी में समाप्त किया गया। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो आपका समाप्त हुआ वो आपका 2008 में अंतिम रूप से समाप्त किया गया था, 2006 नहीं 2008 में। सो 2008 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2006 के अप्रैल माह में जो है यह जन व्यापक जो है आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन 8 में जो है अंतिम रूप से समाप्त किया गया था। क्वेश्चन यह फंसता है। नेक्स्ट है 134 के 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से हुए चुनाव को अवैधानिक घोषित कर दिया था? तो उस जगह का नाम है इलाहाबाद या रायबरेली या अमेठी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका रायबरेली। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 134 का। नेक्स्ट है 135 नंबर की मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस देश की देन है?
तो यह जो देन है वो B10 की देन है। सो ऑप्शन नंबर B10 यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 135 का। 136 नंबर है कि राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है। तो निम्नलिखित में से जो है वो राष्ट्रपति को है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 137 है कि संविधान के अनुसार प्रांत की समस्त कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है। तो यह निहित है राज्यपाल में, गवर्नर में। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 138 है कि राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है। तो न्यूनतम उम्र सीमा जो है वो 35 ईयर है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका 35 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है इनमें से वो करते हैं आपका प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 140 नंबर है कि विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्तियाँ प्राप्त है। तो एक से अधिक जो है विधायिका के क्षेत्र में कार्यपाल का संवैधानिक शक्तियाँ प्राप्त है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि विधानमंडल के दोनों सदन की संयुक्त बैठक में वह भाषण देता है, यानी कि संबोधित करता है। विधान परिषद के जो 1/100 सदस्य को वो मनोनीत करना जो है ये भी है आपका, और जो है पारित विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करना, ये सभी है राज्यपाल का संवैधानिक शक्तियाँ। सो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक करेक्ट आंसर होगा। किन परिस्थितियों में जो है व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। तो परिस्थिति है आपका राष्ट्रीय संकट काल में, संविधान आंदोलन कर में, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक समय में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 142 के राज्य में न्याय प्रशासन के शीर्ष पर कौन सा न्यायालय होता है। तो उस न्यायालय का नाम है उच्च न्यायालय, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका 142 का करेक्ट आंसर है। विधान परिषद को क्या कहा जाता है। तो विधान परिषद को जो है आपका उपयुक्त में से एक चीज़ कहा जाता है कि विधान परिषद जो है आपका राज्य विधानमंडल का द्वितीय सदन है। और क्या है, और जो है यह जो है विधान परिषद को राज्य विधानमंडल का उच्च सदन तथा राज्य विधानमंडल का द्वितीय सदन कहा जाता है। तो ये आपका उपयुक्त में से एक से अधिक जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं। तो उस विधेयक का नाम है धन या वित्त विधेयक। सो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है 144 का। 145 से बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो इसके सदस्यों की संख्या जो है आपका 75 है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 146 के संतरात्मक तथा अध्यात्मात्मक रूप में सरकारों के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो इसके वर्गीकरण का जो आधार है वो है आपका विधायिका कार्यपालिका का बीच संबंध। तो ऑप्शन नंबर बी इसका 146 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 147 है कि धन विधेयक यानी मनी बिल कहाँ पुनः स्थापित किया जाता है। तो मनी बिल जो है कहाँ पुनः स्थापित किया जाता है, वो आपका लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। तो यह जो आहूत की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि संसद राज्य सूची यानी कि स्टेट जो है लिस्ट के विषय में संबंध में कौन सा कानून बना सकती है। तो इसमें जो है आपका कानून बना सकती है आपका यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करता है तब। सो ऑप्शन बी इसका 149 का करेक्ट आंसर है। देखिए 150वां प्रश्न पॉलिटी का आपका 40वां प्रश्न सेट कर 150वां प्रश्न कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के स्थायित्व के लिए महत्वपूर्ण चुनौती क्या है। तो इसके लिए जो महत्वपूर्ण चुनौती है कि लोकतंत्र के मौलिक अधिकार का निर्माण, लोकतंत्र का विस्तार की और सशक्त बनाने की, ये सभी जो है महत्वपूर्ण चुनौती है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका उपयुक्त में से एक से अधिक करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो देखिए आपका सेट नंबर 7 जो है आपका समाप्त हुआ बीपीएससी टीआरई 4.0 जो कि 6 to 8 के सामाजिक अध्ययन के टीचर जो थे उनके लिए यह सेट आपका 7वां समाप्त हुआ। नेक्स्ट हम लोग 8वां सेट में मिलेंगे। लेकिन देखिए इस सेट में हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के प्रश्न बनाए हैं। इकोनॉमिक्स के अगर आपको प्रश्न चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जो है ये आप इकोनॉमिक्स के भी प्रैक्टिस सेट इसमें साथ में प्राप्त कर सकते हैं और आंसर भी इसका प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लेकर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों।